हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, जो केमिस्ट्री का टॉपिक है क्लास 12 का। और ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या कहूँ, इसको इनऑर्गेनिक का भी पार्ट है और फिजिकल का भी पार्ट। यहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस किए जाते हैं यहाँ से। लेकिन इस चैप्टर को बहुत कम मार्क्स दिया जाता है, 4 और 5 मार्क्स है, अब देख लेना। इसे हम बहुत इजीली पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजीज कुछ सीखेंगे, कुछ थ्योरीज जो एग्जाम में आते हैं, और फिर हम लोग ह्यूज प्रॉब्लम्स करेंगे इसके ऊपर, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको कैसे आंसर करते हैं, दैट्स ऑल। इस तरीके से हम बहुत इजीली इस चैप्टर को स्कोर कर लेंगे। ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने से पहले हमें सबसे पहली बात पता होनी चाहिए, सिंपल सॉल्ट किसे कहते हैं। ठीक है, आपने सबको पता है कि सिंपल सॉल्ट क्या होता है। अगर मैं डेफिनेशन वाइज जाऊं तो सिंपल सॉल्ट का एक एग्जांपल मैं ले लूं। सिंपल सॉल्ट का एक एग्जांपल नमक, NaCl एक सॉल्ट है, KCl एक सॉल्ट है, K2SO4 एक सॉल्ट है, Al2SO4 होल थ्राइस एक सॉल्ट है, एक्सेट्रा। बहुत सारे सिंपल सॉल्ट्स होते हैं। ये सारे सॉल्ट्स क्या होते हैं, जैसे ही आप इसको आयोनाइज करोगे ना, एक्वस मीडियम में ऐड करोगे, देन एक्वस मीडियम में जाते ही ये टोटली फुल्ली आयोनाइज्ड हो जाता है। ये फुल्ली आयोनाइज्ड हो जाता है, और आयोनाइज्ड होने के बाद जो आयंस बनाता है ये सिंपल आयंस है एकदम, बिकॉज ये एटम्स के आयंस है ना, एटम्स है, ऐसा नहीं कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिख रहा है, एक एटम है उसका आयन है। सो ये सिंपल आयन है। तो जो सॉल्ट सिंपल आयंस प्रोड्यूस करते हैं दे आर कॉल्ड सिंपल आयंस, दैट्स ऑल। दिस इज द डेफिनेशन। सो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लिखना। द सॉल्ट विच प्रोड्यूस simple ion after ionization is called simple salt। ठीक है। इसके बाद जो आते हैं वो डबल सॉल्ट, ट्रिपल सॉल्ट, ऐसा नाम होता है। हम एक साथ उनको कंपाउंड सॉल्ट कहते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं डबल सॉल्ट, ये भी एक कंपाउंड सॉल्ट का एग्जाम्पल है। सो डबल सॉल्ट का एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है जो आप हमेशा अपने घर पे भी देखे होंगे। क्या है डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसको कहा जाता है पोटास एलम, या सिंपली एलम भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एलम। फिटकरी हिंदी में कहा जाता है, फिटकरी। ठीक है, जो आफ्टर सेविंग लगाया जाता है ब्लड को क्लोट करने के लिए। ठीक है, हमने इसको क्लास 11 में भी पढ़ा था। तो ये एक तरह का डबल सॉल्ट है, और ये डबल सॉल्ट क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारे सिंपल सॉल्ट्स को मिला के बना है। यहाँ आप देखो तो ये एक सिंपल सॉल्ट है, यहाँ देखो एक सिंपल सॉल्ट है, और ये वाटर है। ये सब आपस में मिलके एडिशन प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ अलग नहीं। सिंपल सॉल्ट आपस में ऐड हो गया, और इसको भी अगर आप डिसोसिएट करोगे ना, तो ये सिंपल आयन ही देगा। ये पूरा सॉल्ट को अगर आप आयोनाइज कर रहे हो एक्वस मीडियम में, आप इसको अगर एक्वस मीडियम में आयोनाइज कर दो, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये टोटल सिंपल आयंस प्रोड्यूस कर देगा। 2SO4 है, और आप ध्यान से देखो तो 4SO4 2 माइनस है, 2K प्लस है, 4SO4 2 माइनस है, और 2Al3 प्लस है। ठीक है, और यहाँ कितना हो जा रहा है हमारा, और 24 वाटर है। तो यहाँ पर भी ये सिंपल आयंस ही प्रोड्यूस कर रहा है, और फुल्ली आयोनाइज्ड हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डबल सॉल्ट और कंपाउंड सॉल्ट क्या होते हैं? कंपाउंड सॉल्ट्स, पहला बात ये होता है कि ये फुल्ली आयोनाइज्ड हो जाता है।
मैं पॉइंट्स बता देता हूँ, चलो डेफिनेशन नहीं लिखते, आप पॉइंट्स समझ लो। दूसरा पॉइंट होता है कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सिंपल सॉल्ट इन एडिशन फॉर्म। एंड थर्ड जो प्रॉपर्टी है, प्रोड्यूस सिंपल आयन। ये तीन प्रॉपर्टी होता है कॉमन सॉल्ट का। पहले तो ये फुल्ली आयोनाइज्ड होता है, और आयोनाइज्ड होने के बाद जो बनाता है वो सिंपल आयन बनाता है, और ये दो या दो से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट से मिलकर बना होता है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, ये जो है ना, ये सिंपल आयन प्रोड्यूस नहीं करता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है, ये कॉम्प्लेक्स आयंस प्रोड्यूस करते हैं। सो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो तो आपको समझ में आएगा। इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, फॉर एग्जांपल K4FeCN6। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आप बोल सकते हो। जब आप इसको आयोनाइज करोगे, ठीक है, एक्वस मीडियम में डालकर इसे जस्ट आप आयोनाइज कर रहे हो, तो ये ब्रेक डाउन होके बना रहा है 4K प्लस Fe(CN)6 यहाँ टोटल कितने प्लस है देखो, के ऊपर एक प्लस और 4K है, तो टोटल 4 प्लस है, तो यहाँ टोटल 4 माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई चार्ज नहीं है ना, तो आयोनाइज बैलेंस करना है। तो यहाँ पर ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ये कॉम्प्लेक्स आयन है। सो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होते हैं ना, वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स आयंस प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया बात। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, पहला बात, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स आयन, and it also comprise, it is composed of two or more simple salt। टू और मोर सिंपल सॉल्ट से मिलकर ही बनता है, लेकिन ये ऐसे बन जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स आयन प्रोड्यूस कर देता है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर हो गया ये पूरा बात? इसको अगर आप स्ट्रक्चर वाइज बनाते ना, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। मैं इसको डिफरेंट कलर से शो करूँ तो आपको समझ में आएगा। ये जो आयन देख रहे हो आप, FeCN(6)⁴ ये एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, कोऑर्डिनेशन आयन बना रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाता है बेसिकली, इसीलिए हम लोग इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। इसमें बीच में सेंट्रल मेटल एटम होगा, और ये जो 6 CN है, ये 6 CN इसके साथ कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। इसके साथ कोऑर्डिनेशन। So due to this formation of coordinate bond, these compounds are also called coordinate compound. Is it clear? तो ये जो जितने बॉन्ड्स आप देख रहे हो ये सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जिसके वजह से इस कंपाउंड का नाम पड़ा कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? एकदम सिंपल हो गया डेफिनेशन। अब आ जाओ कि इस पूरे चैप्टर में ना बहुत सारा डेफिनेशन भी पूछा जाता है, 1 नंबर या 2 नंबर का, तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसे कहते हैं हम लोग? ठीक है, तो मैं कुछ डेफिनेशन आपको कहूँगा। ठीक है, इस डेफिनेशंस को आप अच्छे तरीके से याद कर लो,
लिख लो, जिससे कि ये चैप्टर बहुत इजी हो जाए, हम समझ लें। क्योंकि ये नाम बार बार बोलूंगा मैं, लाइगेंड बोलूंगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलूंगा, प्राइमरी वैलेंसी बोलूंगा, सेकेंडरी वैलेंसी बोलूंगा, पॉलीहेड्रन बोलूंगा, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलूंगा, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजीज आएंगे। तो हमें एक एक करके ये समझ लेना है कि ये टर्म्स क्या होते हैं। सो कोऑर्डिनेशन एंटिटी इसमें क्या है, मैं चलो आपके लिए लिख देता हूँ। इट इज एन इलेक्ट्रिकली charged radical or species carrying a positive or negative charge or maybe neutral ठीक है। इट इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज रेडिकल और स्पीसीज कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज और मे बी न्यूट्रल, न्यूट्रल भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, एक्चुअली हम लोग किसको कहते हैं ना, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये पूरे चीज़ को, ये जो अभी मैंने लिखा है ना, ये एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, या फिर इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो ये देखो, ये इस पे आप चार्ज क्या देख रहे हो, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। इसी तरह पॉजिटिवली चार्ज भी होता है, न्यूट्रल भी होता है। तो इसको मैंने पॉइंट बाय पॉइंट क्या बोला, मैंने बोला ये इलेक्ट्रिकली चार्ज रेडिकल हो सकता है, या फिर पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हो सकता है, या फिर न्यूट्रल स्पीसीज हो सकता है। पहला पॉइंट इसका ये समझ में आ गया। उसके बाद इसमें और क्या होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी in coordination entity the central metal atom, the central metal एटम। अच्छा देखो, मैं बार बार सेंट्रल मेटम एटम नहीं लिखूंगा, मैं इसको शॉर्ट में CMA लिखूंगा, सेंट्रल मेटल एटम। आप अपने नोट्स में सेंट्रल मेटल एटम लिखिएगा, मैं CMA लिखूंगा, सेंट्रल मेटल एटम। द सेंट्रल मेटल एटम और आयन is surrounded by suitable number of neutral or negative ions called ligands, लाइगेंड का डेफिनेशन भी यहीं पे हमने समझ लिया। तो एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी का प्रीवियसली हम लोग एक एग्जांपल देखे प्रीवियस स्लाइड में, यहाँ भी कुछ एग्जांपल देख ले रहे हैं। इसका और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि NiNH4 होल थ्राइस, मिस्टेक, NH4 नहीं होगा, NH3 होल 6 सॉरी, टू द पावर 2 प्लस। तो ये क्या हो रहा है, मैं इसको बोल सकता हूँ कोऑर्डिनेशन एंटिटी है लेकिन पॉजिटिवली चार्ज का है, तो इसको हम लोग कहते हैं कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। इसमें कैटायन है, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है जैसे मैंने कहा था। तो इसको हम लोग कहेंगे एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, और ये न्यूट्रल भी हो सकता है जैसे कि NiCO, ठीक है, नॉट कोबाल्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO होल 4 एंड दिस इज न्यूट्रल। ठीक है ना। सो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होता है वो
इस कॉम्प्लेक्स आयन को ही कहा जाता है, जो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। ये पोर्शन जो है, ये रहा या फिर ये रहा या फिर ये रहा, ये सारे ही हैं सेंट्रल मेटल एटम। और इसके चारों तरफ सराउंडेड रहता है सुइटेबल अमाउंट ऑफ आइदर न्यूट्रल, जैसे ये देखो न्यूट्रल है, या फिर नेगेटिवली चार्ज एटम्स जो होते हैं, सॉरी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या आयंस जो होते हैं, उसको सराउंड करके रखते हैं। जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं साइनाइड होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, इसको अरेंज करके सराउंड करके रखा है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी अगर बोलेंगे तो समझ में आ गया। दूसरा बात आ गया लाइगेंड। लाइगेंड क्या है, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो पार्ट सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड करके रखा है, जैसे कि यहाँ पर CN, इस वाले स्लाइड में पहला एग्जांपल में NH3, इसमें क्लोरीन, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे ही हमारे लाइगेंड्स हैं। इनको क्या कहा जाता है, लाइगेंड्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप क्या बता दोगे, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिवली चार्ज ions that surround metal atom is called ligands। ठीक है, ये भी मैंने क्या कहा, ये न्यूट्रल हो सकते हैं, जैसे कि NH3, H2O, CO, ये सारे ही हमारे न्यूट्रल लाइगेंड हैं। इसके अलावा ये नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन, OH-, CN-, एक्सेट्रा, ये सारे नेगेटिव लाइगेंड। ठीक है, और ये कैसे सराउंड करके रखते हैं, ये तो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। एक और यहाँ मैं बता दूँ आपको, जैसे कि NiNH3 2+, अगर आप इसको बनाओगे तो इसमें निकेल यहाँ सेंट्रल मेटल एटम होगा, और इसके चारों तरफ आपको ऐसे NH3 बना देना है। और ये सारे ही लाइगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर ये NH3 जो है मेरा, वो लाइगेंड हो गया। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? लाइगेंड के बारे में और डिटेल में बहुत कुछ पढ़ा जाता है, बहुत सारा पढ़ेंगे, पर हम लोग लाइगेंड जब पढ़ रहे हैं तो पहले लाइगेंड्स ही कंप्लीट कर लें। चलो लाइगेंड ही पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसमें आते हैं। तो लाइगेंड जो होते हैं ना, ये याद रखो, लाइगेंड जो है वो बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो अगर सेंट्रल मेटल एटम के साथ वो कितने सारे बॉन्ड बनाएगा, कितने सारे हाथ है उसके बॉन्ड बनाने के लिए, है ना। बॉन्ड मैंने क्या एग्जांपल बताया था कि हाथ हाथ हैंडशेक करने मतलब बॉन्ड बॉन्ड बनाना। सो कितने सारे हाथों से हैंडशेक करेगा, उसके ऊपर लाइगेंड को क्लासिफाई किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो लाइगेंड को बोला जाता है यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट नाम से, यूनि मतलब एक, डेंटेट का मतलब होता है हाथ, जिससे वो बॉन्ड बनाएगा। तो यूनिडेंटेट लाइगेंड के पास सिर्फ एक डोनर साइट होता है। तो मैं बोल सकता हूँ लाइगेंड्स with only one donor site are called unidentate। सिर्फ एक ही हाथ होता है जहां से जाके वो बॉन्ड बना सकता है,
जैसे कि NH3, NH3 क्या हाइड्रोजन से बॉन्ड बना पाएगा? नहीं, वो नाइट्रोजन से ही बनाता है। क्लोरीन एक ही प्लेस है ना। इसके अलावा साइनाइड के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ, यूनिडेंटेट में, साइनाइड में एक्चुअली बहुत सारा चीज़ें चली जाती है। अच्छा, यूनिडाइटेट का एक और नाम होता है, इसको मोनोडेंटेट भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, इसको ही मोनोडेंटेट कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा H2O में भी ऑक्सीजन से ही बॉन्ड बनता है हमारा। ठीक है, हाइड्रोजन तो बॉन्ड बनाता नहीं है। इसके अलावा साइनाइड में N से बनता है। साइनाइड नहीं लिखेंगे, चलो। क्यों नहीं लिख रहे साइनाइड को, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। इसमें एक एम्बीडेंटेट नाम का चीज़ आ जाता है, और कोई भी हेलोजन हो सकता है इन जनरली, X-। ठीक है, और OH- एक एग्जाम्पल हो सकता है, NO2- इसका एग्जाम्पल हो सकता है, वगैरह वगैरह बहुत सारा हो सकता है। हम लोग इतना लिखते हैं। तो ये क्या होता है, एक ही हाथ होता है इसके पास जाके बॉन्ड बनाने के लिए सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो ये हमारा हो गया मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट। डाइडेंटेट में क्या होता होगा? डाइडेंटेट में दो दो हाथ होते होंगे इसके पास, है ना। इसके पास दो हाथ होते होंगे जाके बॉन्ड बनाने के लिए। तो डाइडेंटेट में क्या बोला जा सकता है? ligand that have ligands that have two donor site are called didentate ligands। इसके पास क्या होता है? दो हाथ होता है अटैच होने के लिए। इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसका एक एग्जाम्पल है इथेन 1,2-डाई अमाइन। इसको ना हम जितनी बार भी सॉल्व करेंगे, हम लोग इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे ना, इतना बड़ा कंपाउंड लिखते हैं। इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है बाय लेटर EN। पूरा चैप्टर में आप देखोगे कहीं कहीं पे EN से लाइगेंड लिखा हुआ है, तो इसको शॉर्ट में EN कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होगा, देख लो, आप नाम से क्लियर कर चुके हो। दो एंड पे दो NH2 रहेगा, बीच में इथेन मतलब CH2 और इधर फिर से NH2। तो इसके पास दो हाथ है बॉन्ड बनाने के लिए, है कि नहीं। एक तो जाके ये इससे जुड़ सकता है और एक इससे जुड़ सकता है। इसीलिए इसको शॉर्ट में जब भी दिखाया जाता है तो EN मॉलिक्यूल लिखा जाता है और ऐसे दो हाथ बना दिया जाता है। ये इसका सिंबल है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, वो भी बहुत फेमस है और बार बार यूज होगा। उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सालेट आयन। ये बार बार यूज होने वाली चीजें मैं बता रहा हूँ, है तो बहुत सारे, लेकिन जो एग्जाम में आने वाला है उसे मैं बता रहा हूँ। ऑक्सालेट आयन ये होता है C2O4 2-, और इसका स्ट्रक्चर आप अगर बनाओगे तो ये होगा COO-। सो इसके पास भी आप देख रहे हो दो डोनर साइट है और ये इन दोनों से अटैच हो जाता है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? यूनिडेंटेट एक बॉन्ड वाला, डाइडेंटेट दो बॉन्डिंग साइट वाला। इसके बाद आता है पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में क्या होगा? बहुत सारे साइट होंगे, मोर देन वन, more than two are called polydentate simply. So when several donor site, several donor sites are present, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है N। H की जगह अगर हम लोग CH2 होल थ्राइस ऐसा मॉलिक्यूल ले लें, और इसको थर्ड ब्रैकेट में नहीं लिख के फर्स्ट ब्रैकेट में लिखो, तो देखो यहाँ पर NH2 कितने सारे हैं? 3 NH2 है।
और हर NH2 के पास एक बॉन्डिंग साइट है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ इसके पास 3 डोनर साइट, तो ये ट्राइडेंटेट हो जाएगा। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं, शॉर्ट में बोला जाता है EDTA 4- और इसके पास 4 डोनर साइट होते हैं। ये बार बार आप EDTA ही लिखोगे, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो होता है इतना बड़ा होता है कि हम नहीं लिखते हैं एग्जाम में भी। EDTA का फुल फॉर्म जो होता है वो याद रखना, इथाइलिन डायमाइन, ई से इथाइलिन, डी से, चलो मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। इथाइलिन डाइअमाइन, टी से होता है टेट्रा एसीटेट, टी से टेट्रा, ए से एसीटेट, आयन, ठीक है। सो EDTA नाम ऐसे बना है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। और ये जो होता है ना, सॉरी इट इज़ नॉट 4 डेंटेट, माई मिस्टेक, दिस हैज 6 आयंस, 6 प्लेसेस, ओके। 6 डोनर साइट होता है और ये एक हेक्साडेंटेट है। ये एक तरह का हेक्साडेंटेट, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक बहुत फेमस नाम है एम्बीडेंटेट, पहले पढ़ते हैं फिर चिलेट लिगेंड के पास। एम्बीडेंटेट लाइगेंड क्या होता है? एम्बीडेंटेट लाइगेंड एक ही डोनर साइट, इसके पास एक से ज़्यादा डोनर साइट होता है, लेकिन एक वक्त पर ये किसी एक डोनर साइट से ही अटैच होता है। क्या मैं समझा पाया? कि इसके पास है तो एक से ज़्यादा डोनर साइट, लेकिन एक वक्त पर ये किसी एक डोनर साइट से ही जाकर अटैच होता है। इस तरह के लाइगेंड को हम लोग कहते हैं एम्बीडेंटेट। एम्बी मतलब एक से ज़्यादा है बट किसी एक से अटैच हो रहा है एक वक्त पे। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लाइगेंड्स दैट कैन बी attach themselves to central metal atom through different atoms are called ambidentate। क्या बात समझ में आ गई? अगर अभी भी नहीं आई है तो चलो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे कि एक एग्जाम्पल इसका हो सकता है NO2-। NO2- को मैं क्यों एम्बीडेंटेट कह रहा हूँ, मैंने इसको यूनिडेंटेट में भी लिखा था शायद, लेट मी शो यू, या यूनिडेंटेट में भी मैंने लिखा था। तो यूनिडेंटेट एम्बीडेंटेट भी होता है, ओके। अ यूनिडेंटेट मे बी एम्बीडेंटेट बट नॉट ऑल एम्बीडेंटेट आर, बट ऑल नॉट यूनिडेंटेट्स आर एम्बीडेंटेट। हर एम्बीडेंटेट एक यूनिडेंटेट तो है, लेकिन हर यूनिडेंटेट एम्बीडेंटेट नहीं होता है। तो ये जो है ये यूनिडेंटेट भी है प्लस ये एम्बीडेंटेट भी है, लेकिन बाकी सारे जो हैं ये सिर्फ यूनिडेंटेट, ठीक है ना। सो ये कैसे एम्बीडेंटेट है इसको समझते हैं। मान लो ये सेंट्रल मेटल एटम है मेरा, सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल एटम। अब NO2 इससे जुड़ना चाहता है, तो NO2 इससे दो तरीके से जुड़ सकता है। इसके पास नाइट्रोजन एटम है, तो ये कुछ इस तरीके का बॉन्ड बनाता है, आपको पता है, ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या करेगा, इसके साथ जाके ये नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि सेंट्रल मेटल एटम है, इससे नाइट्रोजन जुड़ना चाहता है। और नाइट्रोजन कैसे जुड़ेगा,
इसके पास एक दूसरा साइड भी है, वो है ये ऑक्सीजन जो नेगेटिवली चार्ज है, ये जाके सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ जाएगा। तो एक या एक से ज़्यादा एटम से ये जुड़ सकता है, लेकिन एक वक्त पर सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है। तो ये यूनिडेंटेट तो है ही साथ ये एम्बीडेंटेट भी है। तो इसका ये फर्स्ट वे है जॉइंट होने का, ये है सेकेंड वे है जॉइंट होने का। सो दिस इज अ एम्बीडेंटेट लाइगेंड। ठीक है, क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है आइसोथियोसाइनेट। इसका दूसरा एग्जाम्पल है आइसोथियोसाइनेट। दिखने में कैसा होता है, SCN-। अब ये कैसे एम्बीडेंटेट होता है इसको भी समझ लेते हैं। वैसे ही मान लो ये सेंट्रल मेटल एटम है, इधर भी बना देते हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम है, और इस सेंट्रल मेटल एटम के आसपास ये SCN ऐसे जुड़ सकता है, S देन C देन N, मतलब ये सल्फर के साथ जुड़ सकता है। और यहाँ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नहीं बनाना अच्छा है, आप जस्ट एटम शो कर दो, कन्फ्यूज़न और ज़्यादा नहीं करना। ये जो है सल्फर के साथ जुड़ सकता है, या फिर ये नाइट्रोजन NCS के फॉर्म में नाइट्रोजन के साथ जुड़ सकता है। तो इसके पास भी दो डोनर साइट्स हैं जहाँ से जुड़ सक रहा है, दो एटम से, लेकिन एट ए टाइम किसी एक के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक यूनिडेंटेट प्लस एम्बीडेंटेट लाइगेंड। तो जो मैंने लाइन कहा था वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको जस्टिफाई करना। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जस्टिफाई all ambidentates are unidentate but all unidentates are not ambidentate। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है अपने वर्ड में। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत साल पूछा गया है यार, ये चिलेट आयंस क्या, लिगेंड्स लाइगेंड्स क्या होता है, चिलेट लाइगेंड क्या होता है। चिलेट लाइगेंड ऐसा लाइगेंड है जिसके पास एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा डोनर साइट्स होते हैं, और वो उससे ना बेंड होके एट ए टाइम जुड़ जाता है। ठीक है ना, इस इफेक्ट को कहा जाता है चिलेटिंग इफेक्ट, और ऐसे लाइगेंड को कहा जाता है चिलेट लाइगेंड। तो इसका स्टेटमेंट अगर मैं तुम्हें बताऊं तो स्टेटमेंट आप लिख लो, व्हेन डाई और पॉलीडेंटेट लाइगेंड, क्या लिखोगे, व्हेन डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट ligands used its two or more atoms to bind a single central metal atom, it is said to be chelate ligand। क्या कहा मैंने, अगर कोई डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लाइगेंड, उसके पास दो या दो से ज़्यादा डोनर साइट्स है, और एट ए टाइम जाके किसी एक ही सेंट्रल एटम से जाके चिपक गया, जैसे कि मान लो ये Fe है, एक सेंट्रल एटम मेटल एटम, ये क्या है, मेरा सेंट्रल मेटल एटम है। और अभी हमने एक डाइडेंटेट का एग्जांपल देखा था, En कह रहा था ना मैं उसको शॉर्ट में, मैं उसको पूरा लिख ही देता हूँ पहली बार, बट मैं बार बार ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, इसके पास दो डोनर साइट्स थे, और ये इन दोनों से जाकर इससे एट ए टाइम दोनों से मिलके एक ही सेंट्रल मेटल के पास जाके चिपक गया,
तो ये डाइडेंटेट लाइगेंड को इस वक्त हम लोग क्या कहेंगे, चिलेट लाइगेंड कहेंगे। क्लियर, ये एक डाइडेंटेट लाइगेंड है, लेकिन एज ए रिजल्ट ये दोनों एक ही सेंट्रल मेटल का, इसका दोनों कोना एक ही सेंट्रल मेटल से जुड़ा हुआ है, तो इस वक्त इस डाइडेंटेट लाइगेंड को हम लोग चिलेट लाइगेंड कहेंगे। क्या समझ में आ गया? ठीक है। और बेसिकली इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे दिखाते हैं। अब ये तो हो गया, इसका सिंबल फॉर्मेट जो होगा ना, आप बुक में देखोगे वो ऐसे लिखता है, जैसे EN और ऐसे करके, जैसे 3 EN मॉलिक्यूल इससे ऐसे जुड़े रहेंगे, तो हम लोग इसको ऐसे डिनोट करें। ठीक है, इतना बड़ा NH2 CH2 CH2 NH2 ना लिख के हम लोग EN लिखते हैं उस वक्त से। क्या मेरी बात समझ में आ गई? लाइगेंड क्या है ये क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और एक दो डेफिनेशन हमारा यहाँ छूट गया था, वो था कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितने सारे बॉन्ड बनाया गया है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग क्या देखे हो? कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग सॉलिड स्टेट में भी पढ़ चुके हो, वहाँ पर भी आपने कोऑर्डिनेशन नंबर देखा था। कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ पर जो था उसको हम लोग कहते थे कितना सारा नियरेस्ट सेंट्रल नियरेस्ट एटम है एक दूसरे का, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। यहाँ पर इसका डेफिनेशन थोड़ा अलग हो जाता है। इसका डेफिनेशन लिख सकते हो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसमें हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड by central metal atom is called coordination number। कितना सारा बॉन्ड बना रहा है उसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम में दे दे कि बताओ K4FeCN6 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ठीक है, मैं एक का बता रहा हूँ, बाकी सबके लिए आप खुद करना। इसमें आपको पता है मैंने इस तरीके से पहले ही बना दिया था, ये इस तरीके से CN मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैच्ड रहते हैं। तो कितने सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं? 6 बने हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। सिमिलरली मोनोडेंटेट के लिए बड़ा आसान हो जाता है निकालना, लेकिन जब डाइडेंटेट ट्राइडेंटेट्स लगे रहते हैं, चिलेट लाइगेंड्स लगे रहते हैं, तब ये थोड़ा मुश्किल बन जाता है हमारा। ठीक है, एक और देखते हैं और तुम बताओ मुझे। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कोबाल्ट NH3 Cl2, ठीक है, और बाहर एक Cl, देन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो आप ध्यान दो कि अंदर में का कोबाल्ट के साथ ये रहा मेरा लाइगेंड और ये भी लाइगेंड है, दोनों ही लाइगेंड्स हैं, तो दोनों लाइगेंड्स मिलके टोटल 6, NH3 4 और Cl2, तो यहाँ पर टोटल 6 बॉन्ड्स बनाएंगे। ओके, थर्ड में लिख रहा हूँ, ये है कोबाल्ट En⁻³ और आप मुझे बताओ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ कि कितना होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर। सबका हुआ होगा। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 जिन्होंने लिखा है वो गलत कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका 3 आया है वो गलत कर रहे हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जिनका आ रहा है वो सही कर रहे हैं। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। यस, नॉट 3। जिनका 3 आया है काट दो, गलत है।
3 लाइगेंड जरूर हैं, लेकिन हर लाइगेंड के पास 2 डोनर साइट है ईएन का, याद करो। तो 3 × 2 6 हो जाएगा ना। और अगर आप स्ट्रक्चर बना के भी देखोगे तो समझ में आएगा। मैंने क्या कहा था आपको कि ईएन जो है कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन इसके पास एक एक के पास 2 डोनर साइट है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। टोटल कितने सारे कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड बने? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा 6। आई होप कोऑर्डिनेशन नंबर अब क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा आ जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन जो है, नाम से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये शेप के बारे में। तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का शेप कैसा होगा जियोमेट्रिकल, उसका नाम पे हो जा रहा है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन polyhedron about the central metal atom be defined as spatial arrangement of ligand that are directly attached to central metal atom। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो जैसे मैंने कहा कि जो शेप होता है ना, किस शेप में फॉर्म हो रहा है, जो पॉलीहेड्रॉन्स है वो किस शेप में सेकेंडरी वैलेंसीज उसके साथ अटैच्ड हो रहे हैं, इसी को हम कहते हैं उसका सिंपली कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। फॉर एग्जांपल, अगर एक मेटल एटम जो है दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग DsP2 कहते थे, याद करो आप, हाइब्रिडाइजेशन, इसको हम लोग कहते थे DsP2। और इसमें जो मेटल्स होते हैं वो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में अटैच्ड हो जाते हैं। इसमें सेंट्रल मेटल एटम यहाँ रहेगा और इसके चारों तरफ लाइगेंड्स मेरे रहेंगे, कुछ इस तरीके से। मैं इसको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। और इस लाइगेंड्स को अगर मैं शेप बताने के लिए जस्ट जॉइन करके दिखाऊं, ये लाइगेंड्स टू लाइगेंड, तो ये जो है एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है। और एक हाइब्रिडाइजेशन होता है इसी में का, जिसको हम लोग कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और उसके लिए जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है टेट्राहेड्रल। और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है, जहाँ पर मेटल एटम रहता है, लाइगेंड एक यहाँ रहेगा, एक 3 सेम प्लेन में रहते हैं, और एक जो होता है वो पीछे वाले प्लेन में रहता है। अगर क्लास 11 का हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों का क्लियर होगा, मैंने शेप पूरा बना बना कर दिखाया था मॉडल्स के थ्रू, तो ये क्लियर हो जाएगा। और इसको अगर आप शेप को ज्वाइन करते हो तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, एक पिरामिड की तरह, जो नीचे से खोखला होता है। ठीक है। अगर आप इसको अगर इस तरीके से ज्वाइन करोगे तो एक पिरामिड का स्ट्रक्चर बनेगा जो भीतर से खोखला टाइप होगा। तो ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है। सो लाइगेंड कैसे स्पेशली अरेंज है, इसको हम लोग पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। ओके। नेक्स्ट आता है होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का डेफिनेशन होता है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। दीज आर दोज कॉम्प्लेक्स, these are those complex in which the metal atom, the central metal atom or ion, is bounded by or bounded to only one kind of
डोनर ग्रुप, और बेटर टू से लाइगेंड्स। अगर एक ही तरह के लाइगेंड सेंट्रल मेटल एटम के आसपास है तो उसको हम लोग होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब, जैसे कि एग्जाम्पल पकड़ लो, CONH3 6 3+, या फिर PT Cl4 2-। यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही टाइप का लाइगेंड है, एक ही टाइप का डोनर एटम ग्रुप है, ठीक है ना। तो यहाँ लाइगेंड जो है वो सिर्फ NH3 है, यहाँ पर जो लाइगेंड है वो सिर्फ Cl क्लोरीन है। ओके, तो एक ही तरह का लाइगेंड है, दो तीन तरह का लाइगेंड नहीं है। एक ही तरह का अगर लाइगेंड होगा तो उसको हम लोग कहेंगे होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर एक से ज़्यादा लाइगेंड होगा तो उसको हम लोग कहेंगे हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, सराउंडेड बाय, इफ सेंट्रल मेटल एटम बाउंडेड टू more than one ठीक है डोनर ग्रुप और कॉल्ड ligands, then complex is called heteroleptic। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आसान है या नहीं? जो लोग डर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, आई होप उनको अब थोड़ा शांति मिला होगा। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, कोबाल्ट, देन NH3 4 एंड Cl2+। तो यहाँ दो टाइप के लाइगेंड है, कोबाल्ट NH3 5 एंड Cl2+। ये भी एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं। तो यहाँ दोनों ही जगह पे मेरा दो दो लाइगेंड है, ठीक है, बोल सकते हैं टू डोनर और लाइगेंड। तो ये मेरा होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स हुआ, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। ये था टोटल टाइप ऑफ डेफिनेशन जो यहाँ से आ सकता था। पहला मैं बता दूं, हमने क्या पढ़ा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पढ़ा। इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर। कोऑर्डिनेशन एंटिटी को और एक नाम से बुलाया जाता है कॉम्प्लेक्स स्फीयर, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स आयन का स्फीयर होता है उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है, या ये रेडिकल भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, लाइगेंड देखा। लाइगेंड मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम को चारों तरफ से घेर के रखता है। ये या तो न्यूट्रल होता है या फिर ये नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ऐसे स्पीसीज को हम लोग लाइगेंड्स कहते हैं। फिर लाइगेंड को हमने क्लासीफाई किया कि लाइगेंड जो है ये या तो एक बॉन्ड बना सकता है, इसके पास एक ही डोनर साइट होगा, उसको यूनिडेंटेट। अगर दो डोनर साइट है तो डाइडेंटेट। अगर दो से ज़्यादा है, 3 4 5 6 कुछ भी है, तो उसको पॉलीडेंटेट कहा हमने। और अगर दो दांत है, दो हाथ है इसका, और दोनों हाथ से एक ही सेंट्रल मेटल को पकड़ा है, उस वक्त इस डाइडेंटेट को या ट्राइडेंटेट को हम लोग चिलेट लाइगेंड कहते हैं। एम्बीडेंटेट लाइगेंड ऐसा लाइगेंड है जो एक वक्त तो एक ही एटम से अटैच होता है, लेकिन इसके पास डोनर साइट एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे NO2 में यहाँ पर N डोनर साइट है और यहाँ पर O डोनर साइट है, तो इसके पास डोनर साइट एक से ज़्यादा थे, लेकिन किसी एक से ही अटैच होता है एक वक्त पर। इसको एम्बिडेंटेट कहते हैं हम लोग। और ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है आज। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आइसोमेरिज्म, और इसका इतना डिटेल, तो मैं इसका आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ कि इसको थ्रू आउट एक बार देख लो, क्योंकि आप ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म का मतलब पढ़ चुके हो, ठीक है, स्टीरियो, जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल, ठीक है। बस ये चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं वहाँ पर, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म एंड सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, तो ये मैं आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन आप जो है आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन,
स्टीरियो स्ट्रक्चरल किसे कहते हैं, ज्योमेट्रिकल किसे कहते हैं, सीस ट्रांस डेक्स्ट्रो एंड लेवो, ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पे भी वैसा ही है, तो आप इसको खुद से पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे। ओके, और अगर कुछ डाउट होता है तो मुझे बोलोगे, तो हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद छोटा सा पोर्शन बचता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, और क्वेश्चन आंसर होगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, यू हैव एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क मी।